गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में कवर करेंगे। ये क्लास जो है बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे रिलेटेड जो केसेस जो है वो हम ऑलरेडी बहुत बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और इसके नोट्स जो है वो भी मैं आपको ऑलरेडी जो है जो वेरियस केसेस जब हम आर्टिकल 21 कर रहे थे या आर्टिकल 19 कर रहे थे या अदरवाइज जब हम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कर रहे थे तो उसके साथ साथ मैं आपको केसेस जो थे वो आपको समझाते जा रहा था साथ साथ कि जिस जिस चीज से रिलेटेड जो जो केस आ रहा था वो मैं आपको साथ के साथ करवाता जा रहा था। और उसके अलावा जब हम आर्टिकल 31 वगैरह वो सब आर्टिकल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने उससे रिलेटेड बहुत से आपको जो केसेस जो थे जो स्पेशली आप डील करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो वो केसेस जो थे वो मैं उनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी लिखवा भी चुका हूँ और वो केसेस जो है वो हमने डिस्कस भी किए हैं। आज की जो क्लास होगी उसमें हम वही केसेस जो क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो एवोल्यूशन जो है बेसिकली वो जो है वो हम आज की क्लास में वो कवर करने जा रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और उससे रिलेटेड कौन कौन से केसेस जो हैं वो हम आज की क्लास जो है उसमें देखेंगे। इसके नोट्स जो है वो इस क्लास के वो नहीं बनवाए जाएंगे, इसके नोट्स जो है वो मैंने आपको आपके PDF फॉर्म में ऑलरेडी आपको सेंड कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ये क्लास देखनी है, साथ में आपको अपने नोट्स जो हैं वो खोल के रख लेने हैं, ठीक है, और साथ में उनको रीडिंग देते जाना है जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। और जब एक बार आपकी क्लास जो है वो फिनिश हो जाती है फिर आपको जो है वो नोट्स को सारे दोबारा पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जो आपको नोट्स भेजे हैं उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या क्या चीजें किस किस केस के थ्रू जो है वो इंक्लूड हुई हैं वो भी मैंने आपको आपके नोट्स जो है उसमें सेंड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो जुडिशरी वाले बच्चे हैं स्पेशली उनको जो है ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इंक्लूड हुई है और कौन से केस के थ्रू जो है वो इंक्लूड हुई है। आपसे ये सवाल जो है आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है और जो आपका इंटरव्यू जो है वहां पे भी इस तरीके के सवाल जो है वो जनरली देखे गए हैं कि वहां पे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है तो वो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या फिर नहीं है, और अगर है तो कौन से केस के थ्रू जो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर जो था उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सबसे पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थे उनके सबसे पहले जो उनके सामने जो क्वेश्चन आया वो ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्या उनको अमेंड किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो यहीं से जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्या वो अमेंडेबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले जो आपके सुप्रीम कोर्ट थे उनके सामने आया कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट। तो ये क्वेश्चन आने का रीजन ये था क्योंकि जब हम राइट टू प्रॉपर्टी में आपको करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी में क्या होता था कि लोगों से डेवलपमेंट के नाम पे जब भी प्रॉपर्टी जो है उनसे लेना चाहती थी सरकार तो लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। और आपका आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि एनी लॉ which violates your fundamental right shall be null and void। कि कोई भी ऐसा लॉ अंडर आर्टिकल 3 के तहत ये चीज जो है ये डिफाइन की गई थी, हमें फंडामेंटल राइट ये प्रोवाइड करवाया गया था कि कोई भी लॉ जो है अगर ऐसा बनाया जाता है या बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट जो है उसको वायलेट करे तो वो लॉ जो होगा वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। और उस टाइम पे हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल 31 के तहत हमारे पास क्या होता था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमें प्रोवाइड करवाया गया था। तो जैसे ही लोगों के पास सरकार जो है वो जमीन लेने जाती तो लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले जो केस था वो शंकरी प्रसाद केस। आज की क्लास जो होगी इसमें मैं आपको सीरियल वाइज जो केसेस जो है जो इससे रिलेटेड केसेस जो बनते हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो सारे केसेस जो है जो इंपॉर्टेंट है वो वाले केसेस जो है वो मैं आपको सीरियल ऑर्डर में करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपका आता है शंकरी प्रसाद केस। ये था 1951 का। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो वैसे ये केस जो है ये सामने आ गया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951।
तो इसमें जो था राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो चैलेंज हो गया, ठीक है, कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये चैलेंज हो गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसमें कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 हमने पिछली क्लास में हमने कवर किया था कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स और स्पेशल मेजॉरिटी, ये दो आर्टिकल्स, ये दो प्रोविजंस आती हैं आर्टिकल 368 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, कि अगर आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड कर सकता है, तो आर्टिकल 368 जो है वो फंडामेंटल राइट जो है उसको भी अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये बात बोल दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, 1951 का केस है। उसी के साथ उन्होंने ये बात भी बोली कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 if any law violates fundamental right it shall be declared null and void, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सामने क्या उठा कि आर्टिकल 13 जो है वो क्या कहता है कि अगर any law which violates our fundamental rights, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट करे तो वो लॉ जो होगा वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, ये कहता था हमारा आर्टिकल 13। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि अगर आर्टिकल 368 दिया हुआ है और वो कहता है कि अगर आर्टिकल 368 से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड कर सकते हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन वो किससे क्लैश कर गया, हमारे आर्टिकल 13 से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे एनी लॉ की बात की जा रही है, तो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो वो आप किसके थ्रू कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ नहीं है, ठीक है, वो एक एक्ट है जिसके थ्रू जो है हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये बात कह दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होगा वो लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई यहां तक 1951 तक, ठीक है, कि इन्होंने क्या बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपकी जो पार्लियामेंट जो है उसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, तो उसी के साथ साथ वो जो है फंडामेंटल राइट जो है उसको भी अमेंड कर सकते हैं। और आर्टिकल 13 क्या कहता है कि वो लॉ की बात करता है, लेकिन हम तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड कर रहे हैं एक्ट के थ्रू, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, ये बात हो गई यहां तक। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ होगा या फिर नहीं होगा, कि उसको लॉ की कैटेगरी में हम रखें या फिर ना रखें, ठीक है। तो अगेन आपका एक और केस आया, फेमस केस जो इसी से रिलेटेड सेकंड केस है, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस 1967 का, ठीक है। ये गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का। तो यहां पे क्या हुआ कि जब हम गोलकनाथ केस जब हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी गवर्नमेंट जो थी, सॉरी आपकी जो पार्लियामेंट जो थी, ये शेड्यूल 9 लेके आई, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि इसके क्या कहते हैं इसके ऊपर जो है शेड्यूल 9 जो होता है उसके ऊपर जो आर्टिकल 13 जो होता है वो नहीं लगता, तो वो सारी चीजें जो थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ वगैरह जो थे वो उन्होंने उठा के शेड्यूल 9 में डालने शुरू कर दिए। अब उससे क्या हुआ कि यहाँ पे ये देखा गया कि जो शेड्यूल 9 है उसकी वैलिडिटी ऑफ लॉज जो थी जो शेड्यूल 9 में डाले गए थे उनके अगेंस्ट जो है फंडामेंटल राइट जो है आपके चैलेंज हो गए। अब यहाँ पे क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, गोलकनाथ केस में क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे इन्होंने जो है जो पिछली अपना वर्डिक्ट दिया था शंकरी प्रसाद केस में उससे उल्टा वर्डिक्ट दे दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता, हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है ये बेसिक नीड है लोगों की, ठीक है। तो आप इनको जो है इनको चेंज नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर उसको चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर लो, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसी के साथ उन्होंने बोल दिया, इसी के साथ इन्होंने पार्लियामेंट की जो पावर जो है, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वो छीन ली कि वो जो है पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उनको चेंज नहीं कर सकता, उनको अमेंड नहीं कर सकता। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना,
पहले उसको क्या बोला था कि ये लॉ की कैटेगरी में नहीं आता, अब उन्होंने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी लॉ की कैटेगरी में ही आता है। और इसी वजह से आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है कि कोई भी लॉ जो इसको आपके जो फंडामेंटल राइट जो है उसको अगर वायलेट करेगा तो वो नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से गोलकनाथ केस में क्या हो गया कि जो फंडामेंटल राइट जो है उनको अमेंड नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट जो है उनको अमेंड कर सके। तो इसी वजह से आर्टिकल 13 के तहत अब पार्लियामेंट जो थी किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो नहीं ला सकती थी जो हमारे फंडामेंटल राइट जो है उनको वायलेट करता हो। अब इसके अगेंस्ट, ठीक है, इसके अगेंस्ट आई आपकी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। थर्ड है आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये है ईयर आपका 1971 का, ठीक है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेके आए। इसमें उन्होंने दो प्रोविजंस डाली। सबसे पहले जो प्रोविजन डाली गई, जो हम आई थिंक पिछली या इससे पहले वाली क्लास जो है उसमें हमने कवर किया था कि पार्लियामेंट जो है, इससे पिछली क्लास में हमने कवर किया था कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास जो है अगर पार्लियामेंट जो है कोई भी बिल जो है वो पेश करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेके आती है, तो पार्लियामेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर होगी कि वो जो है उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बिल जो होगा उसको अपना असेंट जो है वो देंगे, ठीक है। तो दो चीजें इसमें की गई। सबसे पहले प्रेसिडेंट एंजॉय ओनली वन काइंड ऑफ पावर, that is he is bound to give his assent to constitutional amendment bill, ठीक है। तो एक चीज जो थी इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज जो थी इंपॉर्टेंट वो ये की गई कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है अगर पार्लियामेंट बिल लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट जो होंगे उनको अपना एसेंट जो होगा वो देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा होता है? ऐसा बिल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट करे, ठीक है। एक चीज जो थी वो ये की गई। साथ में उन्होंने क्या किया, अफर्म द पावर of parliament to amend any part of constitution and fundamental rights। कि इन्होंने अफर्म किया कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड जो है वो कर सकते हैं और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स जो है उनको भी अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके गोलकनाथ केस के अगेंस्ट जो है सरकार 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेके आई थी, ठीक है। तो उसमें दो बातें की गई कि प्रेसिडेंट जो है वो एक ही तरीके की पावर जो है वो एंजॉय करेंगे कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लेके आया जाता है, प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, तो प्रेसिडेंट के पास एक ही पावर होगी कि वो उनको जो है उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर जो है वो करने पड़ेंगे। दूसरी प्रोविजन इसमें क्या थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि इन्होंने पावर अफर्म कर दी कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं और उसके के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स भी जो है उनको भी अमेंड किया जा सकता है। अब ये चीज जो थी ये केशव नंदा भारती के जो मोस्ट फेमस केस है हमारा केशव नंदा भारती केस 1973 का, ठीक है। तो केशव नंदा भारती केस में ये चीज जो थी ये आपकी चैलेंज होगी। ये केशव नंदा भारती केस था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो इसका वर्डिक्ट जो था 1973 में आया था। तो इसमें जो था जो आपका ये था सुप्रीम कोर्ट था, इसमें 3-4 बातें की गई, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने जो गोलकनाथ केस जो ये जो था इसमें उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया था उसको ओवररूल कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो इसको ओवररूल कर दिया, मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, पावर जो थी पार्लियामेंट की वो छीन ली थी उससे कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर ही नहीं है कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स को या फंडामेंटल राइट्स जो है उसको अमेंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को उन्होंने ओवररूल कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, अगर पार्लियामेंट जो है वो अमेंड ही नहीं कर पाएगी तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा जो कि एक इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से इवॉल्व होगा, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उसकी पावर जो थी उसको दोबारा से दे दी और उसी के साथ साथ
उन्होंने बोला कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको अपहेल्ड कर दिया। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि ठीक है जो आप बात कह रहे हो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो आप बात कह रहे हो कि आप जो है प्रेसिडेंट के पास एक ही पावर होगी, वो सही है, और उसके साथ पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कि वो किसी भी पार्ट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स उनको जो है वो अमेंड जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बोल दिया, पहला उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड किया, दूसरा उन्होंने इसको जो है गोलकनाथ केस जो था इसको उन्होंने ओवररूल किया, और तीसरा उन्होंने क्या बोला कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कि पार्लियामेंट जो है वो आपकी फंडामेंटल राइट्स जो है उनको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी डॉक्ट्राइन ला दी। उन्होंने बोला कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाते हैं उनको जो है अमेंड जो है वो नहीं किया जा सकता। बेसिकली बेसिक जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है आप उसके साथ छेड़खानी जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बातें ये तीन बातें जो है मेनली केबीसी में केशव नंदा भारती केस जो था उसमें की गई। सबसे पहले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको अपहेल्ड किया गया, गोलकनाथ केस जो था उसको ओवररूल किया गया, और जो आपका पार्लियामेंट जो था उसको ये बोला गया कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उनको अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि पार्लियामेंट को ये कह दिया गया कि आप फंडामेंटल राइट जो है उसमें चेंज कर लो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इसी के अगेंस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, ये जो 24 जो था ये इसके अगेंस्ट आया था। ठीक है, गोलकनाथ केस के। अब केबीसी के अगेंस्ट आएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई, इसमें बोला गया कि इट अमेंडेड आर्टिकल 368, इन्होंने आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया, एंड बोला गया कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है पार्लियामेंट की उसके साथ जो है उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर जो दी गई है पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब ये क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या बोल दिया कि पार्लियामेंट जो है उसकी जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसके ऊपर कोई भी लिमिट जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरीके की लिमिटेशन जो है वो नहीं है, वो जैसे चाहे जब चाहे जो फंडामेंटल राइट चाहे उसको अमेंड कर सकती है, उसको हटा सकती है, कोई नया फंडामेंटल राइट जो है उसको इंक्लूड कर सकती है, जो फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं उनको आपसे छीन सकती है। ये कहां पे बोल दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। उसी के साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट करता है, ठीक है, पार्लियामेंट अगर कोई भी अमेंडमेंट करता है, भले ही वो आपसे राइट टू लाइफ जो है वो छीन रहा हो, या आपसे राइट टू लिबर्टी जो है वो आपसे छीन रहा हो, आपका राइट टू स्पीच जो है वो आपसे छीना जा रहा हो, तो इसके ऊपर किसी भी तरीके का जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होगा। ये उन्होंने बोल दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने पार्लियामेंट जो थी उसको जुडिशरी जो है जुडिशरी के प्रकोप से बाहर कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू अगर पार्लियामेंट किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कर रहा है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का जुडिशियल रिव्यू जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीज जो थी ये चैलेंज होनी थी, तो ये चैलेंज होती है हमारे फेमस केस मिनर्वा मिल केस में। 6th केस आता है आपका मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, तो ये मिनर्वा मिल केस जो है ये 1980 का केस है। तो उसमें जो था अब तक इनके पास जो है सुप्रीम कोर्ट जो था उसके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला हथियार जो था वो आ चुका था। ठीक है, इनके पास ब्रह्मास्त्र जो था इनका जुडिशरी का वो आ चुका था। ईयर लिख लो इसका 1980। ये मिनर्वा मिल केस जो था ये था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि आप बात कर रहे हो कि जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इस केस में क्या बोल दिया कि जो जुडिशियल रिव्यू जो है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशव नंदा भारती केस जो है वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो हर चीज जो है उसको अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। तो अगर आप कहते हो कि कोई भी केस जो है, कोई भी जो ये है
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है जिसमें आप कह रहे हो कि जुडिशियल रिव्यू नहीं आ सकता, तो आप जो हो वो गलत हो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं की जा सकती। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से दोहराया वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, WA वमन राव 1981 का केस है। ठीक है, ये बार बार जुडिशरी जो है इसने दोहराया है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट है, तो उसके साथ कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं की जा सकती। तो वमन राव केस में जो आपके सुप्रीम कोर्ट थे, इन्होंने दोबारा से ये चीज जो है वो क्लैरिफाई की कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट है एंड नो लॉ कैन चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी अमेंडमेंट। कि कोई भी ऐसा लॉ आ जाए, कोई भी अमेंडमेंट आ जाए, आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज नहीं कर सकते और ना ही उसके साथ आप कोई भी छेड़खानी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जुडिशियल रिव्यू फाइनली आपका इसमें आ गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है क्या असल में, ये किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, ये जुडिशरी का ये कहना है कि हम जो है हम आपको बताते जाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है। आप जो है कॉपी पेन पकड़ के बैठो और आप इसको नोट डाउन करते जाओ। जो जो चीजें हम आपको बताते जाएंगे कि ये चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट है, आप उनको नोट डाउन करते जाना। उनके साथ छेड़खानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपको पार्लियामेंट को अमेंड करना है अमेंड करो, जो जिस राइट को फंडामेंटल राइट बनाना है वो बनाओ। अगर कोई राइट जो है फंडामेंटल राइट जो है उसको आप निकालना चाहते हो, कोई फंडामेंटल राइट जो है उसको निकाल के कोई नॉर्मल राइट बनाना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना चाहते हो, स्टैट्यूटरी राइट जो है वो बनाना चाहते हो, वो बना लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा वो हम बताएंगे, जुडिशरी ही बताएगी। क्यों? क्योंकि जुडिशरी इज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंटरप्रेट किस तरीके से करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो अधिकार किसको मिला हुआ है, वो मिला हुआ है जुडिशरी को। ठीक है, तो ये था आपका सारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें जो वेरियस केसेस में चीजें जो बताई गई हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूं। वैसे मैंने आपको नोट जो है वो सेंड किए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। तो सबसे पहले जो केशव नंदा भारती केस जो था, उसमें उन्होंने बोला कि जो सुप्रीमेसी होगी वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको उसने हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको जो है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट में रख दिया कि सुप्रीम जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी धर्म से ऊपर होगा, हमारी सोसाइटी जो है उससे ऊपर होगा। हमारी सोसाइटी क्या चाहती है वो नहीं देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है या कॉन्स्टिट्यूशन किसी इंसान को राइट जो है क्या राइट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो जो चीज जो है वो उसमें देखी जाएगी। जैसे हमने नवतेज जौहर केस वाला जब मैंने आपको करवाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि जो आपके ये जो थे थर्ड जेंडर जो थे, इनको जो है सोशली इनको जो है प्रताड़ित जो है वो किया जाता था। और उसके बाद जो है जब नवतेज जौहर केस जो है उसकी जजमेंट आती है तो उनके लिए स्पेशल जो है अलग से थर्ड जेंडर जो है वो बनाया जाता है। और उसके अलावा और भी मैंने वेरियस केसेस बताए थे जिसमें इनको जो है थर्ड जेंडर में इंक्लूड करने की बात की गई थी। ठीक है, तो सुप्रीमेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका सुप्रीम होगा, ये बात कही गई आपकी केशव नंदा भारती केस में। और इस चीज को सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वो सारी चीज जो है वो भी आपकी इसमें आई, बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो कि तीनों जो है उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होगी। और दूसरा ये जो है कि एक दूसरे के काम जो है उनमें दखल अंदाजी जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो थी ये भी डिक्लेयर की गई आपकी केशव नंदा भारती केस में। उसके अलावा रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंक्लूड किया गया। देन आपका फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका जो फेडरल कैरेक्टर होगा वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देन सॉवरेनिटी एंड यूनिटी, ठीक है, इसको इसमें इंक्लूड किया गया। देन फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसको इंक्लूड किया गया बेसिक स्ट्रक्चर में। देन आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया। कौन से केस के थ्रू? आपका केशव नंदा भारती केस। देन आपका आता है इंदिरा नेहरू गांधी केस। ठीक है, ये 1975 का केस है, इसको इलेक्शन केस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको जो है आपका उसमें इंक्लूड किया गया बेसिक स्ट्रक्चर में। देन उसके अलावा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया। देन आपका सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन, इसको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया। देन रूल ऑफ लॉ जो था इसको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया। जुडिशियल रिव्यू जो था उसको इंक्लूड किया गया। देन ऐसे और बहुत सी चीजें जो है उसमें इंक्लूड की गई। देन आपका आता है मिनर्वा मिल केस,
ये वाला 1980 वाला। इसमें देखते हैं लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो था पार्लियामेंट जो है उसके पास लिमिटेड पावर होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंजेस जो है वो किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चेंजेस, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ छेड़खानी मत करो, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आप चेंजेस जो है आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं छेड़ना। इसी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया कि पार्लियामेंट जो होगी उसके पास पावर्स होंगी, लेकिन उनकी पावर्स जो होंगी वो लिमिटेड होंगी, इस हद तक लिमिटेड होंगी कि वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। ये बोल दिया गया आपके मिनर्वा मिल केस में। दूसरी बात, जुडिशियल रिव्यू जो था उसको दोबारा इसमें इंक्लूड किया गया आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद आपका हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो वो जब हम कर रहे थे डीपीएसपी जब मैंने आपको करवाया था, तब भी मैंने आपको मिनर्वा मिल केस जो है वो करवाया था। तो उसी केस के थ्रू ही आपका ये जो था उस टाइप पे मैंने आपको बताया था कि इसको भी रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जो था उसको भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। और वो कौन से केस के थ्रू बनाया गया था? मिनर्वा मिल्स केस के थ्रू। देन उसके अलावा आपके और केसेस आते हैं, जैसे आपका ये आ गया भीम सिंह जी केस 1981। इसमें जो आपकी वेलफेयर स्टेट जो थी जिसमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया। देन आपका और काफी सारे केसेस आते हैं, जैसे पी संभा मूर्ति केस, ठीक है, ये है 1987 का। इसमें रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू दोनों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया। देन उसके अलावा किहोतो होलोहन केस जो है 1993 का, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। और उसके साथ साथ आपका सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट माना गया। ऐसे और भी बहुत से केसेस हैं, जैसे एसआर बोमाई केस है, उसमें फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, इन सबको जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट में इंक्लूड किया गया। तो ये सारी चीजें जो है, आईआर कोहिलो केस आता है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। ऐसे बहुत से केसेस जो है वो आपके सामने आएंगे, ठीक है। इसके नोट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए, ठीक है। तो ये जो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज जो है कौन कौन से केस के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट में इंक्लूड की गई, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थी। इसके नोट्स जो है वो जो मैंने आपको नोट भेजा है उसी से आपको करने हैं, ठीक है। बस एक रीडिंग देनी है और ये पता होना चाहिए कि कौन से केस से स्टार्ट करके कहां पे खत्म करना है। आप चाहो तो बमन राव केस के बाद भी जो आपके और वेरियस केसेस हैं, जैसे एसआर बोमाई केस आता है 1994 में, उसके अलावा अभी लेटेस्ट जो केस आया मद्रास बार एसोसिएशन केस, इसमें जो है 2014 का केस है, इसमें जुडिशियल रिव्यू को दोबारा से इसमें रखा गया बेसिक स्ट्रक्चर में। और उसी के साथ साथ पावर ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, ठीक है, कि पावर ऑफ हाई कोर्ट जो उनको अंडर आर्टिकल 226 जो है आपका आई थिंक जो हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है रिट इशू करने की, और आर्टिकल 227, इन दोनों को भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया कि इनकी ये पावर्स जो है हाई कोर्ट की, इनमें भी कोई चेंजेस जो है वो पार्लियामेंट आपकी नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो जो चीज आपकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है, उसके अंदर पार्लियामेंट कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस आपको केसेस जो है वो आपके ऊपर है, आप कितने केसेस इसमें जोड़ना चाहो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की आप लेंथ देखना, ठीक है, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आप और केसेस जो है वो इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कितनी चीजें जो है वो आप याद रखते हो, ठीक है। तो वो नोट जो है वो मैंने आपको सेंड कर दिए कि कौन से केस के थ्रू, ईयर वाइज केसेस के नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है, और जो उनके कब उनका जो उनका रिजल्ट कब आता है, ठीक है, तो वो भी वहां पे दिया हुआ है, और क्या रिजल्ट आता है वो भी वहां पे दिया हुआ है नोट्स में, ठीक है। तो वो जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो अब प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। नोट्स इस क्लास के आपको सेंड कर दिए गए। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इमरजेंसीज जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी 3 तरीके की इमरजेंसीज होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और कोशिश यही होगी कि उसको एक ही दिन में फिनिश किया जाए, ठीक है। उसकी क्लास आई थिंक हो सकता है 2.5 से 3 घंटे तक की उसकी क्लास जो है वो चली जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हम जैसे क्लिप्स काट के डाल देते हैं, तो वो तीनों इमरजेंसीज जो है उनकी क्लिप्स एज इट इज ही काट के सबके लिए यूट्यूब पे डाल दी जाएंगी। और जो नोट्स बनवाने वाले होंगे वो जो हमारे जो बच्चे होंगे, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होंगे, ठीक है।
तो जो मेन जो समझने वाली चीज होगी वो आपको एज इट इज क्लिप काट के वो यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी इमरजेंसीज के बारे में होगी। आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।